से। इसके बावजूद शायद जो सिलेक्शन है खातों का वो और ओवरऑल जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने काफी सहयोग किया और इसकी वजह से जो हमारी जो क्रेडिट क्वालिटी है वो मेंटेन रही। हमारे जो ऑडिट नंबर्स हैं और जून माह के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में हैं उससे वो क्लियर वो पूरी तरह से प्रदर्शित होता है। इस तिमाही के आंकड़ों के बारे में कुछ चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम अभी इस समय क्लोज पीरियड में और लिस्टेड कंपनी है इसलिए। बिल्कुल आशुतोष सर, मैं तिमाही नंबर्स पे आऊँगा भी नहीं, लेकिन मैं पहले ज़रा फेस्टिवल अर्निंग्स पे ज़रूर आना चाहता हूँ क्योंकि ये फेस्टिवल वाला सीज़न इस बार बहुत ही अच्छे नज़र से देखा जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसा मौका है पिछले 2 साल में जब फॉर्चुनेट है कि कोविड के केसेस देश भर में बहुत ज़्यादा नहीं हैं और सरकार भी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे करके सभी इकॉनमीज़ को खोला जाए, बूस्ट किया जाए, दोनों तरफ से वो अपने आप से भी खड़े हो और सरकारी प्रोत्साहन भी उनको मिल जाए। तो सर ये क्वार्टर अमूमन वैसे रहता कैसे है आपके हिसाब से? और दूसरा, इस बार कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी उम्मीद कर सकते हैं कि आएगा क्रेडिट ऑफटेक में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर ये बात क्योंकि जो रियल एस्टेट के हमको आंकड़े दिखे ना वो बहुत शानदार थे। कई कंपनीज ये कह रही है कि हमने वो सेल्स करके दिखा दी जो हम कोविड से पहले भी नहीं करते थे। एक्चुअली कोविड एक तरह की बाधा के तौर पर हमारे देश में आया और उसने करीब 1.5 साल हमारे खराब किए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस रफ्तार से जो अर्थव्यवस्था चल रही थी और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री महोदय ने रखा था कि हम 5 ट्रिलियन की 5 लाख करोड़ डॉलर्स की एक इकोनॉमी जो है वो बन जाते और लगभग मेरे ख्याल से अगर हम नॉमिनल टर्म्स की बात करें तो शायद यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आने की स्थिति में होते, मतलब जापान के आसपास होते 2024-25 तक। ये हमारा लक्ष्य था। उस लक्ष्य से थोड़ा हमको बाधा जरूर मिली है, बट जिस तरह से हमें अभी आप बता रहे हैं जैसे संकेत दिख रहे हैं और हर क्षेत्र से दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ही इस नुकसान की भरपाई कर सकने की स्थिति में होंगे। बिकॉज आजकल एक नया टर्म जो है वो बहुत इस्तेमाल में आ रहा है, रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज बाइंग और सब। ये मतलब जैसे आपने किसी को कहीं दबा के रखा हो तो वो बदले की भावना से फिर पहले से ज्यादा उभर के ऊपर आता है। तो लगभग वैसे ही शायद यात्रा भी थोड़ा आपने बताया जैसा कि कोविड के आंकड़े जो नंबर हैं नए इन्फेक्शंस के वो क्रमशः घटते ही जा रहे हैं और हम एक तरह से लगता है कि जो जिस तीसरी वेव की हम बात कर रहे थे कि तीसरी लहर आएगी, मुझे लगता है अगर वो आती भी है तो उसका जो नुकसान है वो शायद नहीं हो पाएगा, ज्यादा अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं होगा और हम उससे उबर पाने की, बहुत अच्छे से उबर पाने की स्थिति में होंगे। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो वैक्सीनेशन का है और काफी अच्छा वैक्सीनेशन हो गया है। 90 करोड़ के करीब जो है वैक्सीनेशन के आंकड़े पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि अब अगर इन्फेक्शन होता भी है तो जो वैक्सीनेटेड है, खासतौर से जो दोनों वैक्सीन जिनको दोनों डोज मिल चुकी हैं, वो उनमें ये जो उसका आघात है वो उतना नहीं होता है और वो इतना पेनफुल नहीं होता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी स्थिति है और उससे हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है वो वैसे ही लो है वो और मेंटेन रहेगा। सेकेंड वेव जो रूप से आई थी और जिसने अप्रैल में तबाही मचाई, कम से कम हम विश्वास से कि थर्ड वेव से अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बट एट द सेम टाइम हमें पूरी सावधानियां बरतनी चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, प्रोटोकॉल है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मैं कहूंगा हाँ, पटरी पे आना अर्थव्यवस्था की हर एक सेगमेंट के लिए लाभप्रद है, उपभोक्ता के लिए, निर्माता के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए और फिर सरकार के लिए, क्योंकि रेवेन्यू अगर सरकार का अच्छा आता है तो वो विकास के जो कार्य हैं या जहां जिन सेक्टर्स में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है कोविड का, उसको वो उसकी क्षतिपूर्ति कर सकने में समर्थ होंगे अगर रेवेन्यू अच्छा रहेगा, राजस्व अच्छा रहेगा तो। आशुतोष सर, मैं अपने आपको बहुत पहले से जानता हूं और मैं आपको बहुत समय से ट्रैक भी करता हूं। आप बहुत ही अच्छे इनोवेशन भी हैं और आप इकॉनमी पे भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह से पता जब पॉलिसी आती थी तो मैं आपसे एक बार ज़रूर टेक लेता था कि इस पॉलिसी को लेकर कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। और ये मेरे को बहुत गर्व भी है आपसे आज बातचीत वापस से करके। अच्छा सर, मैं ना अर्निंग्स पे नहीं जा रहा हूँ आशुतोष सर, मैं जा रहा हूँ आपके डिवीजन ऑफ अ लोन बुक्स पे, जो कि कंप्लाइंस के अंदर नहीं आएंगी। उसके अंदर मैं ये आपसे पता करना चाह रहा हूँ कि इस बार ना मॉनसून बहुत अच्छा गया। ये भी बताया जा रहा है कि सरकार ने कई फसलों के दाम एमएसपी भी बढ़ा दिया उसका।
तो आपकी जो टोटल लोन बुक है उसमें एग्रीकल्चर का जो स्टेक है, डिवीजन है, वो करीब 12% के आसपास आता है। सर, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में, अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हाँ सरकार भी अच्छा पॉलिसी दे, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं और ऊपर से आपका मॉनसून अच्छा हो तो ये टिपिकली कितना चेंज होता है किसी एक बैंक की लोन बुक में? हम कंपनीज़ की तो देखते हैं, कंपनीज बुक्स में बहुत चेंज होता है, टिपिकली बैंक में कितना चेंज होता है? देखिए, ऐसा है कि सरकार और जो एक जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है किसी भी देश का, जो केंद्रीय बैंक होता है, जो हमारे हम्म। देश में भारत रिजर्व बैंक है, उनके अलावा जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये भी मनी क्रिएट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं कि भाई जमा राशि लेते हैं सेवर्स से, जो बचत करता है उनसे जमा राशि लेते हैं, और उसमें जो भी आपके स्टैट्यूटरी रेशियोज रहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, इनको काटने के बाद जो भी उनके पास उपलब्ध जमा राशियां रहती हैं उनको वो ऋण देते हैं उससे। तो इस तरह से वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है, गुणक गुणक के रूप में वो काम करता है। तो वो गुणक अभी हमारे जो स्टैट्यूटरी रेशियोज हैं, वो एक समय में 90 के दशक में 38.5% बैंक की जमा राशि जो थी वो सरकारी बॉन्ड्स में लगानी पड़ती थी। आज हमें सिर्फ 18% की आवश्यकता है, उसके ऊपर अगर हम रखते हैं तो हमारी इच्छा है, नहीं तो हमको जो वैधानिक रूप से जो रखना है, स्टैट्यूटरी रेशियो जो हमारे लिए है, वो 18% ही। 18% हमको सरकारी बॉन्ड खरीदने हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो। और जहां तक नगद राशि का सवाल है, जो हम कैश रिजर्व रेशियो के रूप में करंट अकाउंट में बैलेंस रखते हैं रिजर्व बैंक के साथ, वो 4% है। ये कोविड के समय में आरबीआई ने घटा के 3 कर दिया था, और जैसे नए वित्तीय वर्ष में उन्होंने उसको क्रमशः 2 हिस्सों में बढ़ाकर वापस 4% कर दिया। अब 22% आपका जो है उसमें लग जाता है, या लगाना पड़ेगा आपको कानूनी रूप से। बचे हुए 78% और जितनी भी आपकी कैपिटल है, उसको आप उसके द्वारा ऋण दे सकते हैं। जब आप ऋण देते हैं, जिसको ऋण देते हैं, वो जब उस ऋण को लेता है और उससे जो चीज खरीदता है, चाहे वो कैपिटल गुड्स खरीद रहा हो, अपनी मशीनरी, प्लांट, जो भी कुछ कर रहा हो, या वो उससे कच्चा माल खरीद रहा हो, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद रहा हो, वो पैसा लोन का दिया हुआ किसी और के पास जाता है, यानी किसी और बैंक के खाते में जाता है, और वहां जाके वो जमा राशि को बढ़ाता है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई करता है। जितना ज्यादा वेलोसिटी रहती है इसकी, उतना वो ग्रोथ में मदद करता है, उतना वो विकास की दर में मदद करता है। इसलिए बैंकों के जो या जितने भी लेंडर्स हैं सिस्टम के अंदर, खासतौर से बैंकों का, इनका जो है ग्रोथ, लोन का ग्रोथ होना आवश्यक है, अगर आप विकास की दर को ऊंचा देखना चाहते हैं तो। अगर मुद्रास्फीति हो जाती है उससे तो आप कम करना चाहेंगे, लेकिन अगर आज की तारीख में जैसे कल के जो आंकड़े आए हैं मुद्रास्फीति के 4.35% के करीब, तो ये तो अपने बैंड के अंदर है। 2 से 6 का जो बैंड पार्लियामेंट ने रिजर्व बैंक को दिया है, लेजिस्लेट करके दिया है कि आपको 4% मुद्रास्फीति रखनी है, +-2%, तो ये उस बैंड के अंदर आता है। और इसलिए बैंक जो है इस समय, बैंक्स की अगर लोन ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो उससे विकास की दर जो है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, उसमें काफी लाभ होगा। तो आपने जो कहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा कह सकते हैं कि पिछले करीब 5-6 लगातार जो फसलों के सीजन आए हैं, चाहे वो खरीफ हो या रबी हो, वो काफी अच्छी रही हैं। और मॉनसून तीसरा साल लगातार ऐसा रहा है जब वो नॉर्मल रहा है। कई जगहों में, कई मेट्रोलॉजिकल डिविजन्स में एक्सेस है, कई में नॉर्मल है, बट ओवरऑल उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो वितरण है, वो भी काफी ठीक रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे सरोवर हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, पानी के जलाशय हैं, उन जलाशयों का स्तर भी अच्छा है, और जो उसकी रिस्क कर पानी नीचे जाता है, और वो भूमि जो अंदर, भूमि के अंदर जो पानी का तल है, उस स्तर को भी ऊंचा रखता है, जिससे आने वाली फसल, जो रबी की फसल है, उसको भी अच्छी नमी मिलेगी। और इसलिए हमें लगता है कि आने वाली जो क्रॉप है रबी की, जिसकी बुआई जो है नवंबर से शुरू हो जाती है, और वहां आप चना, गेहूं, इसकी एक और अच्छी क्रॉप एक्सपेक्ट कर, एक और अच्छी फसल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई प्राकृतिक विपदा ना आए, अगर कोई ओले और इस तरह की ऐसी चीजें ना आए जो उसमें नुकसान पहुंचाए। तो कुछ प्रकृति की भी, ईश्वर की भी कृपा रही है भारत पर, कि हमें लगातार 5-6 ऐसे सीजन मिले जहां पर हमारे अन्नदाता जो है, हमारे किसान जो है, उनका उत्पादन काफी अच्छा हुआ।
इस वजह से जो मार पड़ी थी कोविड की, उसको कम से कम कृषि क्षेत्र ने काफी कुछ संभालने की कोशिश की, और उसकी वजह से सिस्टम की जो इकोनॉमी जो है वो उसकी दर उतनी नहीं गिरी जितनी और गिर सकती थी, जिसकी मतलब 3 साढ़े 3 महीने पूरी तरह से सब कुछ बंद रहना। आप याद करिए, मार्च के आखिरी सप्ताह में 2020 में लेके और उसके जुलाई के आखिरी तक करीब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरी जो अर्थव्यवस्था थी एक तरह से ठप पड़ी थी। सिर्फ एक कृषि क्षेत्र था जिसने काफी उस समय जो है हमको मदद की। तो मेरा ये मानना है कि बैंक एज अ होल इन पूरे पिछले 2-2.5 वर्ष के जो ये मॉनसून्स रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे एक के बाद एक जो क्रॉप्स आती रही हैं। अब देखिए, कल अगर आपने आंकड़े देखे हो सीपीआई के, यानी जो खुदरा मुद्रास्फीति दर है, उसको अगर आप देखें तो आप देखें कि सब्जियों के भाव जिस तरह से रहे हैं कंट्रोल में, फलों के रहे हैं, इवन दालों के भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। सब आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफी तुलनात्मक रूप से काफी मॉडरेट रहे, काफी अच्छे रहे हैं, और ये अर्थव्यवस्था के लिए और देश के लिए अच्छी खबर है। और उसके अलावा उत्सव शुरू हो गए हैं, नवरात्रि चल रही है, इसके बाद दशहरा, दीपावली, क्रिसमस, नववर्ष, ये पूरा हिस्सा जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा था कि ये सीजन कैसा रहता है, हाँ। मैं आपको करा दूं। आजकल तो हर 2 महीने में आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसकी पुनरीक्षा होती है, हाँ। उसका रिव्यू होता है। पहले सिर्फ 2 बार होता था, एक हाँ। अप्रैल में, एक अक्टूबर में। जो अप्रैल वाली थी उसको बोलते थे स्लैक सीजन पॉलिसी, और जो अक्टूबर वाली होती थी उसको बोलते थे बिजी सीजन पॉलिसी। तो देश में चूंकि हमेशा से परंपरा रही कि जो दूसरा हाफ रहता है वित्तीय वर्ष का, जो दूसरा आधा हिस्सा होता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च का, वो काफी व्यस्त रहता है, और उसमें विकास की दर जो है काफी पहले हाफ की तुलना में अच्छी रहती है। तो आप समझ लीजिए 40-60 का अनुपात या 35-65 का भी अनुपात होता है किन्हीं किन्हीं वर्षों में। मतलब अगर आप पहले हाफ में 35 कर रहे हैं, दूसरे में 65, या पहले में 40, दूसरे में 60, ऐसा रहता है। तो उसके हिसाब से बैंकों की भी जो लोन की ग्रोथ रहती है, आप देखेंगे हमेशा H2 में, यानी दूसरे अर्धवर्ष में ज्यादा अच्छी रहती है पहले अर्धवर्ष की तुलना में। तो अभी तो शुरू हुआ है अक्टूबर, उम्मीद करते हैं, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि कोई नजर न लगे वाला हिसाब है। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो शायद हम 9.5 के आसपास जो विकास दर है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने बताई है अभी अपनी रीसेंट पॉलिसी रिव्यू में, हाँ। वो शायद हम 9.5 की दर जो है बड़ी आसानी से अचीव कर लेंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि आशुतोष खजूरिया को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सवाल एक पूछते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे आंसर्स होते रहते हैं। मैंने सिर्फ इतना ही पता किया था कि एग्रीकल्चर को इतना बेनिफिट है, सर ने आपको सारे पहलू जोड़ के आपस में बता दिए कि देखिए कैसे पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि से ही जोड़ी जा सकती है। इंटरेस्टिंग सर। सर एक छोटी सी बात मेरे को और पता करनी, क्योंकि आप बहुत ही सुलझे हुए बैंकर्स हैं, आपसे पूछना बिल्कुल लाजमी बनता है। ये कासा सब बैंक्स का बड़ा है। मैंने कई बैंक्स के कासा डिपॉजिट्स देखे, वो ये कह रहे हैं कि हमारे तो 30%, कोई कह रहा है हमारा 50% तक कासा बड़ा है। ब्याज दरें ऑलमोस्ट लो पे हैं अभी भी। आरबीआई थोड़ा कंफर्ट जोन में है, महंगाई को लेकर ज़रा चिंतित नहीं दिख रहा। सर कुछ और दरें सस्ती हो सकती हैं, या इसकी गुंजाइश अब ना के बराबर है? 1/4% कट ज़्यादा नहीं है, 0.5% से अगर ज़्यादा होगा तो मैं मानता हूँ कि हाँ ब्याज दरें कुछ और कट होंगी। सर इसके चांसेस कितने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखिए साहब, हर महीने 12 तारीख को सामान्यतः हम खुदरा मुद्रास्फीति दर देखते हैं शाम को, और 14 तारीख को, माह की 14 तारीख को हम देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक। वो कल आप देखिए 14 तारीख को, जो सितंबर माह का जो WPI है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, वो आपको कल दिखेगा। और जैसे कि पुरानी जो रीडिंग्स हैं, जो प्रेक्षण है, उनको देखें अगर आप, तो आपको लगेगा कि हमारा WPI काफी बढ़ा हुआ है, इनफैक्ट डबल डिजिट में चला गया था। देखें कल के आंकड़े क्या आते हैं। वो जब आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 60% के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का रहता है। 23% के करीब जो रहता है वो प्राइमरी आर्टिकल्स का रहता है, और बाकी का जो होता है वो फ्यूल का रहता है। फ्यूल करीब 13-14% के करीब। तो आप देख रहे हैं फ्यूल के प्राइस तो आसमान पे चढ़े हुए हैं। जो क्रूड का जो भाव है वो $84 पहुंच गया है। कहाँ ये 40 के नीचे होता था पिछले वर्ष इसी समय के, अगर आप कंपैरिजन करें 40-50 के रेंज में था, वो इस समय $84-85 ब्रेंट क्रूड जो है पर बैरल उसके दाम है। अगर आप कोयले की बात करें तो कोयला $50 पर टन से $200 पर टन पे पहुंच गया है विश्व के बाजारों में। और अगर आप बाकी कमोडिटीज की भी बात
बात करें, लोहा, आयरन और किसी भी चीज की अगर आप बात, जिंक, किसी भी चीज की अगर आप कमोडिटी की बात करें तो सब आसमान छू रहे हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत आयात करता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में उत्पन्न होती हैं, जैसे लौह अयस्क हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है, आयरन और हमारे यहाँ काफी होती है, तो शायद उतना स्टील पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आखिर जिनकी खुद की माइंस है उनकी बात अलग है, जिनके पास खुद की माइंस नहीं है उनको तो ये एक चुनौती रहेगी, अगर वो चाहे एनएमडीसी से खरीदें या किसी और से खरीदें या इंपोर्ट करें। इंपोर्ट तो कम ही होता है हमारे यहाँ आयरन और, बट बाकी का अगर आप हम कुल मिलाकर देखें तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्फ्लेशन है वो स्टिकी लग रही है, और वो एक समयांतराल के बाद, एक टाइम लैग के साथ फिर वो खुदरा मूल्यों को प्रभावित करनी शुरू कर देती है। तो चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल्स के प्राइस रिवाइज होंगे, चाहे वो आपके और जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उनमें वो जैसे जैसे उनका जो ट्रांसमिशन होगा, तो उससे आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति एक चुनौती हो सकती है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रकृति हमारे पर काफी जो थी कहना चाहिए वरदायिनी रही कि हमको कृषि के क्षेत्र में वो चुनौती नहीं फेस करनी पड़ी, इसलिए प्राइमरी आर्टिकल्स जो लगभग 45% जिनकी वेटेज होती है सीपीआई में, खुदरा मूल्य सूचकांक में, वो संभले रहे, इसकी वजह से सीपीआई का आंकड़ा नीचे आया। अब डब्ल्यूपीआई के आंकड़े में उनका योगदान कम रहेगा, उनका वेटेज कम है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ज्यादा है, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ज्यादा होने की वजह से वो हमको एक चुनौती रहेगी। तो अब ये देखना है कि इसके बाद आप जैसे कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक बड़े आराम से, या क्या बोलते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो चिंतित हैं और उन्होंने कहा भी है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी है, वो कम नहीं आ रही है, वो 5 के ऊपर ही बनी हुई है काफी समय से, तो वो चुनौती तो है साहब। तो इस तरह से हम पूरी तरह नहीं कह सकते हैं कि साहब मुद्रास्फीति की कोई चुनौती नहीं है, ये कहना गलत होगा। नहीं, मैं ये बात भी रख रहा था कि सर आरबीआई मतलब है इतना कंफर्ट क्यों, ये कह रहा है कि ठीक है हम देख लेंगे, अगर होगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। फ्यूल वाला मैटर तो खैर उन्होंने भी कंसर्न दिखाया। खजूरिया साहब, एक क्वेश्चन मेरे को ये भी पता करना है, थोड़ा मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें आपका बैंक भी इन्वॉल्व है। ये एनपीए की प्रोसेस थोड़ी तेज़ होती हुई दिख रही है, क्योंकि देश में डीएचएफएल की प्रोसेस को भी आपने देखा एनपीए की, उसमें पिरामिल्स आ गए। अब सरकार इसको ना स्पीड अप करना चाहती है, कुछ मोनेटाइजिंग भी हो रही है स्पीड से, जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक भी धीरे धीरे मोनेटाइज करती हुई दिख रही है। मैं स्पेशली एनपीएस पे आऊँगा, क्योंकि आप भी एनपीएस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। सर, एनपीए की रिकवरी से आप खुश हैं जो सरकार कर रही है और जिस तरह का पॉलिसी सब चल रही है अभी? इसकी रफ्तार और बढ़ सकती है, इसमें गुंजाइश है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें सफलता नहीं मिली, काफी सफलता मिली है, बट इस तरह से आईबीसी के आने के बाद, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के आने के बाद जो उम्मीदें बढ़ी थी कि हर चीज की एक समय सीमा के इसके अंदर ही हल हो जाएगा, उसमें जरूर कुछ चुनौतियां आई हैं और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो 2-2, 2.5 साल से लंबित पड़े हैं, और कुछ मतलब उसमें उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। इसलिए मैंने कहा उसमें गुंजाइश है और तीव्र होने की, बट मैं इससे भी नकार नहीं कर रहा हूं कि सफलता नहीं हुई, बहुत अच्छी सफलता मिली और आपने कुछ एक उदाहरण भी दिए हैं। तो जो ये गैर निष्पादित आस्तियां हैं, जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इनका जितनी जल्दी समाधान हो, जितनी जल्दी रिजोल्यूशन हो, उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि फिर वो पैसा घूमता है। आपने रिकवरी की, चाहे वो आपने 40% हेयर कट पे ही की हो या 20% हेयर कट पे, हेयर कट का मतलब है कितना आपने लॉस लिया, तो वो लॉस लेने के बाद ही नया व्यक्ति आया, वो उसको चलाता है, वो पहले से बेहतर चलाता है, तो कम से कम वो जो बंद पड़े कारखाने हैं या जहां पर जो गतिविधि, आर्थिक गतिविधि है वो रुकी हुई है, वो पुनः चालू हो जाती है। और दूसरी ओर जो लेंडर्स हैं, उनके पास कुछ पैसा वापस आता है जिसको वो पुनः लगा सकते हैं, वो फंसा नहीं है, वो रुका नहीं है। तो जब प्रवाह रहता है तो उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं कि काफी अच्छी सफलताएं मिली और बड़े बड़े खातों में मिली हैं, सबको मालूम है, नाम आपने एक का उदाहरण भी दिया, एक नाम, ऐसे बहुत सारे खातों में सफलता मिली है, बट कुछ एक बड़े खाते ऐसे हैं जिसमें सफलता शायद मिल सकती थी और वो अभी रुकी हुई है, और वो भी अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर उनका भी समाधान हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक समय था जब हम 10 लाख करोड़ के ऊपर हमारी जो है गैर निष्पादी आस्तियां जो है पहुंच चुके, एनपीएल पहुंच चुके थे, तो सिस्टम के पूरे 10% से ऊपर,
तो अब वहां से स्थिति जो है निरंतर उत्तरोत्तर सुधार की ओर अग्रसर है। और ये इस बीच बैंकों ने अपना कैपिटलाइजेशन भी अच्छा कर लिया है, तो सबके कैपिटल वगैरह भी ये कंफर्टेबल है। तो अब वो आगे विकास के लिए लोन देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध और तैयार हैं। अब मांग के ऊपर है कि जैसे जैसे मांग आती जाएगी, जैसे जैसे मांग बढ़ेगी कंज्यूमर की, वैसे वैसे उत्पादक जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो उत्पादन करता है, वो अपनी कैपेसिटीज बढ़ाएगा। और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसको ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड नए प्रोजेक्ट्स लेके आएगा, वैसे वैसे बैंकों के पास वो अवसर रहेगा उसको फंड करने का। तो मुझे लगता है इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल। एक बार ये वर्चुअस साइकिल शुरू हो गया तो हम विशियस साइकिल से निकल के वर्चुअस साइकिल में आ जाएंगे। और ये एक्सटर्नल फ्रंट पे बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए हमको लगता है कि स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे रिजर्व बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, डेफिसिट मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी अच्छे। इनफैक्ट वी हैड सरप्लस FY21 में, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था। तो ये सारी चीजें हैं। एक फिस्कल डेफिसिट है जो भी वो कोविड की वजह से जरूर बढ़ा है। मुझे लगता है आने वाले वर्षों गवर्नमेंट उसकी भी तैयारी कर रही है कि उसको भी अपने सीमा में लेके आना है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज हमने आपका व्यस्त समय लिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया अपना। और एक चीज़ मैं जाते जाते बोलना चाहूँगा, नवरात्र की तो शुभकामनाएं आपको दूंगा ही दूंगा, प्लस आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आता है सर। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय फिर से निकाला। ये इसका धन्यवाद मैं अपने विश्वविद्यालय को, तो मेरे अध्ययन काशी में हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। रहने वाला जरूर एक अहिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ, जम्मू कश्मीर का, बट मेरी शिक्षा दीक्षा जो वाराणसी में हुई उससे मुझे काफी लाभ हुआ। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपसे काशी का नाम और ऊंचा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। हुजूर सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आज फेडरल बैंक के ईडी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि बैंक्स किस तरह से आगे ग्रो कर रहे हैं, इस पूरी अर्थव्यवस्था चेंज के अंदर बैंक्स का इस समय रोल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद फटाफट खबरें होंगी। नमस्कार। Presented by Union Bank of India. Good people to bank with.